आइए जानें सर्दी और जुखाम की चिकित्सा। मित्रों, सर्दी जब मनुष्य को लगती है तो वह एक प्रकार की पूर्व सूचना होती है। यदि किसी को सर्दी का कुछ असर हो जाए तो उसको तुरंत यह सोचना चाहिए कि उसके शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है तथा कुछ न कुछ विजातीय द्रव्य एकत्र हो गए हैं। इस सिलसिले में यदि हमको इस बात का ज्ञान हो जाए कि शरीर में यह विजातीय द्रव्य कैसे एकत्र होते हैं तो हम सर्दी जुखाम या किसी प्रकार की शिकायत का कारण तुरंत समझ जाएंगे। शरीर में विषैले विजातीय पदार्थों के बहुत से कारण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख दिए जाएंगे। नंबर 1, अनावश्यक रूप से अधिक भोजन करना। नंबर 2, अनियमित विटामिनहीन पदार्थ खाना। नंबर 3, व्यायाम का अभाव। नंबर 4, शरीर से गंदगी दूर करने वाले अवयवों से ठीक रूप से काम न लेना। नंबर 5, शुद्ध वायु का न मिलना एवं दीर्घ श्वास न लेना। इन सब पर विचार करने से ज्ञात होगा कि ये एक दूसरे से कितने अधिक संबंधित हैं। यदि एक पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो परिणाम शरीर के लिए कितना भयावह और घातक होगा। ऊपर संक्षेप में यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार शीत का प्रारंभ होता है। जब सर्दी का प्रारंभ हो जाता है तो शरीर से अनावश्यक मल निकलने लगता है। यदि यह मल रुक जाए तो शरीर की दशा अत्यंत खराब हो जाने की संभावना रहती है। किंतु हम लोगों में एक दोष यह है कि जब शीत के कारण हमारे शरीर से अनावश्यक मल निकलने लगता है तब भी हम सतर्क नहीं होते और उसको निकालने के बजाय शरीर में संचित होने देते हैं। इसके बाद ही जुखाम होता है और मल के निकलने का एक मार्ग मिल जाता है। अतः हमें यह ज्ञात हो गया है कि सर्दी और जुखाम दोनों का एक ही कारण है और यदि हम अनावश्यक मल को बहिष्कृत कर दें तो सर्दी और जुखाम दोनों को अच्छा कर सकते हैं। देखने सुनने में यह तरीका बड़ा सुगम या जान पड़ता है, किंतु यह जान लेना चाहिए कि जब तक जुखाम को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया जाएगा तब तक सर्दी बनी रहेगी। इसके लिए अपने रहन सहन, खान पान, तौर तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो इसके लिए तैयार नहीं होगा वह सदा सर्दी जुखाम से ग्रसित रहेगा। जब तक ये परिवर्तन न होंगे तब तक लाभ होने की कोई आशा नहीं और यदि इस दिशा में समुचित प्रयत्न न किया जाएगा तो आगे चलकर बहरेपन के भी लक्षण शुरू होने लगते हैं। अतः इस मामले में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ इन सब बातों पर विचार करेंगे। ऊपर जो कारण इन दोषों के बताए गए हैं उनमें पहले 2 को ही लीजिए। कितने ही लोग इस बात को नहीं जानते कि हमें भोजन जीवित रहने के लिए करना चाहिए। वे तो केवल स्वादेंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करते हैं। उनको इस बात का तनिक भी पता नहीं कि हमारे आचार हमारे आहार के ही अनुसार बनते हैं। जैसा हमारा आहार रहेगा वैसा ही हम बनेंगे। इसलिए यह बहुत बुरा है कि अनावश्यक रूप से पेट को स्वादेंद्रिय तृप्त करने के लिए भरा जाए। यह बात जान लेनी चाहिए कि शरीर के लिए अल्प चीज़ों की ही आवश्यकता हुआ करती है। शरीर को पुष्ट करने के लिए प्रोटीन, स्टार्च, मेद, चीनी, लवण एवं विटामिन की प्रायः न्यूनता देखी जाती है। इनकी प्राप्ति अधिकतर ताजे फलों, सब्जियों और सलाद से होती है। एक साधारण औसत दर्जे के अच्छे भोजन में प्रोटीन, स्टार्च, मेद और चीनी कम से कम मात्रा में रहते हैं और साग सब्जी और फल अधिक रहते हैं। इसके अंतर्गत व्यायाम का नंबर आता है। यदि हम थोड़ा अधिक भी खा लें किंतु नियमित रूप से प्रतिदिन व्यायाम करते जाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक तो खाने पीने में ही हम असंयम दिखाते हैं और दूसरे व्यायाम भी नहीं करते। यही बुराई का घर है। शरीर में से विजातीय द्रव्य निकालने में व्यायाम बहुत सहायता करते हैं। जिनको किसी व्यायाम की आदत न हो वह टहलने से आरंभ करें। कम से कम 3 मील प्रतिदिन टहलना ठीक रहता है। टहलने के समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम व्यायाम कर रहे हैं। खूब लंबी लंबी सांस लें। अंत में हम वायु की शुद्धता और अंशतः प्राणायाम पर आते हैं। शुद्ध वायु तो प्राण रक्षा के लिए आवश्यक है ही, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा, किंतु साथ ही साथ प्राणायाम की आवश्यकता भी कम नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे प्रातःकाल करना चाहिए। इसको फेफड़े, हृदय आदि को अपूर्व शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार भी लंबी लंबी सांस लिया करें। कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी। अभ्यास से क्या नहीं संभव है। यदि इस प्रकार संयमित दिनचर्या और आहार विहार बने रहें तो
प्रथम तो सर्दी जुखाम जैसी स्थिति पैदा ही नहीं हो, यदि हुई तो तुरंत ठीक भी हो जाएगी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।